आज हम लेसन नंबर 25 में आर्किटेक्चर, फैशन एंड डिज़ाइन, लिटरेचर और इस तरह की जो ब्रिटिश पोइट्स के बारे में और ब्रिटिश प्लेजर एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा लेसन जो है लाइफ इन द यूके कोर्स का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको अच्छे भले क्वेश्चन आते हैं और इसी वजह से फिर आपको चाहिए कि ये लेसन बड़े गौर से सुने। और मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ ऐसी है कि जो जिसमें से डेफिनेटली आपको 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो ये बुक से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। मैं पहले लेसन्स में बड़ी डिटेल से बताता भी रहा हूँ, लेकिन अभी ये है कि आप इस वीडियो को यहाँ स्टॉप करके और देख सकते हैं कि क्या है। ये लेटेस्ट स्टडी गाइड है जो कि होम ऑफिस की अप्रूव्ड बुक है, इसी में से सारे टेस्ट बनते हैं। तो आज हम पेज नंबर 84 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास बुक है तो अपनी बुक को पेज नंबर 84 पे ओपन कर लें और मेरे साथ साथ चीज़ों को हाईलाइट करते जाएं, ठीक है। आर्किटेक्चर का मतलब है बिल्डिंग से रिलेटेड, बिल्डिंग्स बनाना या उनसे रिलेटेड जो आर्ट है। The architecture heritage in the UK is rich and varied. In Middle Ages, great cathedrals and churches were built, many of which still stand today. Okay, so Middle Ages में churches और cathedrals बनाए गए जो आज भी उनमें से हैं। Examples of the cathedrals are in Durham, Lincoln, Canterbury and Salisbury. ये 4 मिडल एजेस के बनाए हुए कैथीड्रल्स या चर्चेज हैं। कैथीड्रल बड़े चर्च को कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मिडिल एजेस में इन 4 में से कौन से, लेट से आपको 4 ऑप्शंस आते हैं, पूछा जाता है कि इन 4 में से कौन से 2 ऐसे हैं या कौन से 3 ऐसे हैं जो मिडिल एजेस में बनाए, तो ये आपको याद रखने होंगे: डरहम, लिंकन, कैंटरबरी एंड सेल्सबरी, ठीक है। The White Tower in the Tower of London, an example of Norman castle keep, built on the orders of William the Conqueror. ये जो वाइट टावर है इसका ये विलियम कॉन्करर ने बनाया, ठीक है, जो कि फ्रांस से आया था। उसके बाद gradually as countryside became more peaceful and landowners became richer, the houses and wealthy became more elaborate, and great country houses such as Hardick Hall and in Derbyshire were built. So जब लोग अमीर हुए तो उन्होंने कंट्री साइड का मतलब होता है देहात या विलेज का रुख उन्होंने शुरू कर दिया और वहाँ पे फिर बड़े बड़े घर बनाए। तो हार्डिक हॉल एक कंट्री हाउस है जो कि उन जमानों के जो बड़े लैंडलॉर्ड जागीरदार होंगे उन्होंने बनाया डर्बीशायर में, ठीक है। अब यहाँ के बाद हम देख लें कि 17th सेंचुरी है, फिर उसके बाद 18th सेंचुरी है, फिर उसके बाद 19th सेंचुरी है, फिर उसके बाद 20th सेंचुरी है। तो हर एक सेंचुरी के अंदर मुख्तलिफ अंदाज जो था बिल्डिंग्स बनाने का उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ उसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। 17th सेंचुरी में इनिगो जोन्स टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम क्लासिकल आर्किटेक्चर टू डिजाइन क्वींस हाउस इन ग्रेनिश एंड बैंक्वेटिंग हॉल इन व्हाइट हॉल इन लंदन। सो 17वीं सदी में क्लासिकल आर्किटेक्चर्स के तर्ज के ऊपर बिल्डिंग्स बनाई गई। इनिगो जोन्स जो था वो इसका डिज़ाइनर था, उसने क्वीन हाउस ग्रेनिच बनाया और फिर उसके बाद बैंक्वेटिंग हाउस व्हाइट हॉल, ये उसकी मिसालें हैं। Later in the century, Sir Christopher Wren helped develop the British version of ornate style buildings such as St. Paul Cathedral. ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखनी है। सेंट पॉल कैथीड्रल के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है कि सेंट पॉल कैथीड्रल किसने डिज़ाइन किया। तो आप देख लें कि इसमें कैथीड्रल का नाम सी से शुरू होता है, क्रिस्टोफर का नाम भी सी से शुरू होता है। तो अगर आपको 4 ऑप्शंस हो तो आपने वो ऑप्शन चूज करनी है जिसमें से एक का नाम सी से शुरू होता है, क्रिस्टोफर, ठीक है। इन द 18th century simpler designs became popular. अब 18वीं सदी में सिंपलर डिज़ाइन पॉपुलर हो गए। द स्कॉटिश आर्किटेक्ट रॉबर्ट एडम्स influenced the development of architecture in the UK, यूरोप एंड अमेरिका। तो ये जो स्कॉटिश था रॉबर्ट एडम्स, इसने सिंपल स्टाइल के घर बनाना शुरू कर दिया और फिर ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गए, ठीक है। सो ही डिजाइन्ड द इनसाइड डेकोरेशंस as well as the building itself in great houses such as Dumfries House of Scotland, and ideas influenced the characters such as Bath or the Royal Crescent was built. तो इसने सिंपल डिज़ाइन बनाए और इस सिंपल डिज़ाइन का सबसे बड़ी एग्जांपल जो है डम्फ्रीज हाउस है,
इन स्कॉटलैंड, और उसके बाद इसी को इंस्पायर हो के बाथ में और रॉयल क्रेसेंट। अगर आप रॉयल क्रेसेंट की पिक्चर गूगल करें तो वो एक सेमी सर्कुलर, जिस तरह चांद होता है ना आधा, आधा तो नहीं मतलब पहले या दूसरे दिन का, उस तरह की एक सेमी सर्कुलर बिल्डिंग है, वो फ्लैट है बेसिकली, तो उसको रॉयल क्रेसेंट कहते हैं, वो इसने डिज़ाइन की। इन द 19th century medieval Gothic style became popular again. So 19वीं सदी में गॉथिक स्टाइल हुआ। कैसे? वो किस तरह का स्टाइल है? The houses of Parliament and St Pancras Station were built at this time in the town hall cities such as Manchester and Sheffield. गॉथिक स्टाइल की 4 एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, गॉथिक स्टाइल ही होता है जिस तरह वो कोई स्पूकी से घर होते हैं ना, ऊपर से नोक पॉइंटी बिट्स निकली होती हैं, नोकीले उनके ऊपर से होते हैं और वो ऊंची होती हैं, तो इसको गॉथिक स्टाइल कहते हैं। तो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, सेंट पैनक्रस स्टेशन, टाउन हाउसेज इन मैनचेस्टर एंड शेफील्ड, ये 4 एग्जाम्पल हैं गॉथिक स्टाइल की। और भी हैं लेकिन यहाँ पे हमें ये दी गई हैं और हमें क्वेश्चन भी इन्हीं के बारे में आएगा। In the 20th century, Sir Edwin Lutyens had an influence throughout the British Empire, designed the New Delhi as the seat of government of India. Edwin Lutyens का नाम याद रखना है। After the First World War, he was responsible for many war memorials throughout the world, including the Cenotaph in Whitehall. इसने पूरी दुनिया में, चूँकि उस पर ब्रिटिश एम्पायर थी, तो न्यू दिल्ली को इसने डिज़ाइन किया, ब्रिटिश एम्पायर का कैपिटल वहाँ पे था। फिर उसके बाद वॉर के बाद इसने जो वॉर के मेमोरियल्स थे, निशानियाँ थीं, उस तरह की बिल्डिंग्स बनाई, जैसे कि सेनेटॉफ इन वाइट हॉल है। द सेनेटॉफ इज़ द साइट ऑफ एनुअल रिमेम्बरेंस डे अटेंडेड बाय द किंग एंड पॉलिटिशियंस एंड फॉरेन एम्बेसडर्स। सेनेटॉफ वो जगह है जहाँ पे लोग आके तो 11 नवंबर को याद ताज़ा करते हैं उन लोगों की जो कि जंग में फौत हुए, वहाँ फूल चढ़ाते हैं। तो ये सर एडविन लिटन्स ने किया था, बनाया था, डिज़ाइन किया था। The firms of modern British architects continue to work on major projects throughout the world. आज के जो लेटेस्ट हैं वो ये हैं, these include those of Sir Norman Foster, Lord Rogers and Dame Zaha Hadid. ये उन लोगों के हैं जो कि जो आजकल के दौर के डिज़ाइनर हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट्स। Alongside the development of architecture, garden design, landscaping have played an important role in the UK. In the 18th century, Lancelot Capability Brown designed grounds around the country houses so that the landscape appeared to be natural, with grass, trees and lakes. 18वीं सदी में एक शख्स था जिसका नाम था लैंसलॉट कैपेबिलिटी ब्राउन। उसने क्या किया कि उसने ये आइडिया दिया कि जब आप गांव में घर बनाएं तो उसके जो ज़मीनें फजूल की पड़ी होती हैं उनको गार्डन की सूरत शेप में टर्न कर दें, यानी ग्रास हो, फूल लगे हों, तो ये वो गार्डन का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो गांव में तो वैसे भी ज़्यादा जगह होती है आगे, ताकि उस जगह को फजूल पड़ी रहने की या रफ लगने की बजाय वो गार्डन लगे। He often said that the place had capabilities. और उसी के नाम की वजह से फिर ये कहा गया कि अगर जिस घर के गिर्द गार्डन बन सकता या हो तो कहेंगे कि इस घर के साथ कैपेबिलिटीज है, मीन इसमें गार्डन है और उसकी स्पेस भी है। Later, Gertrude Jekyll often worked with Sir Edwin Lutyens to design colorful gardens around the houses, and gardens continue to be an important part of the homes in the UK. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। Then the annual Chelsea Flower Show showcases garden design from Britain and around the world. फिर एडवर्ड गर्ट्रूड जैकल ने और सर एडवर्ड ने इन मिलकर काम किया और फिर इन्होंने ये सोचा कि हर घर के साथ कैसे गार्डन बन सकता है, और फिर इस तरह गार्डन जो है वो यूके के हाउसेस का एक पार्ट एंड पार्सल बन गया। और फिर अब तो एनुअल चेल्सी शो फ्लावर शो होता है जिसमें फूलों का और गार्डन डिज़ाइंस का नुमाइश होती है और इसमें सारी दुनिया से लोग आते हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है फैशन एंड डिज़ाइन। Britain has produced many great designers, from Thomas Chippendale, who designed furniture in the 18th century, to Clarence Cliff, who designed art and deco ceramics, to Sir Terence Corrin, 20th century interior designer. तो ये आप देखें कि यहाँ पे हमें फैशन डिज़ाइनर्स के नाम बताए गए हैं और बताया गया कि वो कौन कौन से शोबों में मशहूर थे। फॉर एग्जांपल, टॉमस चिपेंडेल ने फर्नीचर बनाया, फर्नीचर डिज़ाइन करता था, और उसके बाद क्लैरिस क्लिफ ने जो आर्ट एंड सिरामिक डेको
सिरामिक डेको होती है ना, जिस तरह ये घर में जो जिस तरह चाय के कप होते हैं, उस मटेरियल की डेकोरेशन पीसेस। और टेरेंस कॉनरेड ने इंटीरियर डिज़ाइनर था। तो ये इस तरह के नाम है, आपको याद रखने हैं। लीडिंग फैशन डिज़ाइनर्स ऑफ द रिसेंट ईयर्स इंक्लूड मैरी क्वांट, अलेक्जेंडर मैक्वीन और विवियन वेस्टवुड। ये आजकल के मॉडर्न दौर के फैशन डिज़ाइनर्स हैं। तो ये इनके नाम आपने, वो पहले वाले हमने जो पढ़े वो 18वीं सदी के 20वीं सदी के, ये आज के। लिटरेचर, लिटरेचर बुक्स को कहते हैं, किताबों को कहते हैं, ठीक है। The UK has prestigious literary history and tradition. Several British writers, including the novelist Sir William Golding, the poet Seamus Heaney, and playwright Harold Pinter, have won Nobel Prize in Literature. Okay, Nobel Prize दुनिया में सबसे बड़ा इनाम समझा जाता है, ठीक है। लिटरेचर में मिलता है, साइंस में मिलता है, और भी चीज़ों में मिलता है। लेकिन बरतानिया के ये 3 नाम, सर विलियम गोल्डिंग, सीमस हेनी और हैरोल्ड पिंटर, ये इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है लिटरेचर में। तो ये आपने नाम याद रखने हैं। अदर ऑथर्स हैव बिकम वेल नोन, popular. Agatha Christie's detective stories are read all over the world, and Ian Fleming's book introduced James Bond in 2003. तो आप ये देख लें कि अगाथा क्रिस्टी का नाम, डिटेक्टिव स्टोरीज, जासूसी किस्म के नावल, सस्पेंस, मिस्ट्री, मर्डर मिस्ट्रीज हैं ज़्यादातर। और इयन फ्लेमिंग्स बुक्स इंट्रोड्यूस जेम्स बॉन्ड, ठीक है। सॉरी, जेम्स बॉन्ड उसने 2003 में नहीं किया, 2003 में ये दूसरी बुक है। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, J.R.R. Tolkien was voted country's best loved novel. और फिर 2003 में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को, जो कि J.R.R. Tolkien ने लिखा है, उसको बेस्ट नावल कंट्री का समझा गया। तो ये यहाँ पे आपके कुछ नाम हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स किसने लिखा, तो आपने J.R.R. Tolkien का नाम लिखना है। ओके, अब हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, थिएटर पढ़ेंगे, म्यूज़िक पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में पढ़ना है कि वो कौन लोग थे, क्या क्या उन्होंने बड़े बड़े नाम हैं, क्या कारनामे अंजाम दिए, और फिर पढ़ेंगे कि इस लिटरेचर में एक क्या इनाम मिलता है, क्या प्राइज़ मिलता है, या हर एक का एक आखिर में इनाम के बारे में, प्राइज़ के बारे में पढ़ा जाएगा। The Booker Prize is awarded annually for the best fiction novel written in English and published in the UK and Ireland. बुकर प्राइज उस आदमी को मिलता है जिसने इंग्लैंड, यूके में या आयरलैंड में रह के इंग्लिश नावल लिखा हुआ हो और वो बेस्ट हो साल का, तो उसको बुकर प्राइज मिलता है। It has been awarded since 1968. Past winners include Ian McEwan, okay, Hilary Mantel and Julian Barnes. तो ये 3 नाम हमें याद रखने हैं कि इन्होंने बुकर प्राइज विन किए हुए हैं, ठीक है। सो और भी हैं, लेकिन इधर हम 3 नाम दिए। तो अब बुकर प्राइज का अगर आपको पता चल आया कि क्वेश्चन की किस में दिया जाता है, तो बहुत आसान है, इसमें बुक से है। उसके बाद हम नोटेबल ऑथर्स एंड राइटर्स पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई लंबी चौड़ी समझने की बात नहीं है, ये कुछ आप देख लें कि लोगों के नाम ऑलरेडी हाईलाइटेड हैं। मैं सिर्फ इनकी कुछ बुक्स के नाम और ये क्या थे उसको हाईलाइट करता हूँ। जेन ऑस्टिन इंग्लिश नॉवेलिस्ट थी, और उसकी बुक्स थी प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड सेंस एंड सेंसिबिलिटी। नाम उसकी बुक्स और भी हैं, लेकिन ये 2 हैं। नॉवेल्स वर कंसर्न विद मैरिज एंड फैमिली रिलेशनशिप, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है, जेन ऑस्टिन नॉवेलिस्ट है, प्राइड एंड प्रेजुडिस और सेंस एंड सेंसिबिलिटी, ये उसके 2 नावल के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। और उसके नावल ज़्यादातर शादी और फैमिली रिलेशनशिप्स इन थीम्स के ऊपर हैं, ठीक है। चार्ल्स डिकेंस, ये भी नॉवेलिस्ट है, or very famous novels, okay, including Oliver Twist and Great Expectations. You will hear references like some of the characters in his books and Scrooge and Micawber, okay. So ये जो Scrooge था, a mean person था, और Mr. Micawber जो था always hopeful. तो ये चार्ल्स डिकेंस बहुत बड़ा नॉवेलिस्ट है, इसको दुनिया का सबसे बड़ा स्टोरी टेलर कहा जाता है। तो इसके अब आपको ये पूछा जा सकता है कि ओलिवर ट्विस्ट फॉर एग्जांपल किसने लिखा, या आपको 4 बुक्स के नाम आएंगे और उसमें से पूछा जाएगा कि इनमें से 2 बुक्स को टिक करें या 3 बुक्स को टिक करें जो कि लेट्स से इस राइटर ने लिखी हैं, ठीक है। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन wrote books which are still read by children today.
and his books include adults and children both. Treasure Island बहुत ही मशहूर किताब है. Kidnapped and Dr. Jekyll and Mr. Hyde. ये ट्रायर आइलैंड के लिए मशहूर है ये, और ये बहुत ही बड़ा नावलिस्ट है. थॉमस हार्डी अगेन नावलिस्ट भी है, ऑथर भी है, पोइट भी है. His best known novels focus on rural society and include Far from the Madding Crowd and Jude the Obscure. ये इसका इंग्लिश कंट्री साइड में novels इसके मशहूर हैं, उसमें सेटअप हुए हैं. Sir Arthur Conan Doyle was Scottish doctor and writer. His best known was stories about Sherlock Holmes, okay, fictional detective. तो ये Sherlock Holmes का खालिक है, और ये Sherlock Holmes आपको पता है कि वो एक डिटेक्टिव था. Evelyn Waugh wrote satirical novels including Decline and Fall of the Scoop, and is perhaps best known for The Bride's Head Revisited. So ये satirical novel कहते हैं जिसमें तंज हो, जिसमें सोसाइटी की चीज़ों के ऊपर एक अटैक हो, तंज हो. Sir Kingsley Amis was an English novelist and poet, and he wrote more than 20 novels. The best known is, most well known is Lucky Jim. Graham Greene wrote often novels influenced by the religious beliefs. So ये religious beliefs के ऊपर इसने नावल लिखे. The Heart of the Matter, Honorary Consul, Brighton Rock, and Our Man in Havana. So ये उसके 4 novels हैं. ये मजहबी थीम के ऊपर हैं. और लास्ट में मेरा ख्याल है आप में से हर एक को पता होगा, आपको नहीं पता होगा तो आपके बच्चों को ज़रूर पता होगा. J.K. Rowling, हैरी पॉटर इसने सीरीज़ लिखी हुई है. अब इसके बाद में और कुछ नहीं कह सकता इसके बारे में. Right. British poets. British poetry is among the richest in the world. The Anglo-Saxon poem Beowulf tells us heroes battles against monsters. ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, आई डोंट नो क्यों, ये बहुत मशहूर है कि बेवुल्फ के बारे में आपको क्वेश्चन आता है कि बेवुल्फ कौन से ज़माने की पोएम है, तो ये एंग्लो सैक्सन है. फिर आपको क्वेश्चन आता है कि बेवुल्फ जो है वो उसकी कहानी क्या है, तो उसमें एक हीरो जो है वो मॉन्स्टर्स के खिलाफ बैटल करता है और जीत जाता है. Middle Ages include Chaucer's Canterbury Tales, ये भी शायरी, and poem called Sir Gawain and Green Knight about the knights in the court of King Arthur. तो ये कुछ पोइट्री है जो कि जेफरी चॉसर ने लिखी. As well as plays, Shakespeare wrote many sonnets, poem with must have 14 lines, and some longer poems. As Protestant ideas spread, a number of poets wrote poems inspired by their religious views. One of those was John Milton, who wrote Paradise Lost. Okay. शेक्सपियर के बारे में इन्होंने बताया कि ड्रामा निगार तो है ही है, लेकिन उसने शायरी भी की है. चूँकि हम पोइट्री का पढ़ रहे हैं तो उसने ज़्यादातर सॉनेट्स लिखी हैं. ठीक है, सॉनेट के बारे में बाज़ वक़्त क्वेश्चन आता है कि सॉनेट में कितनी लाइंस होती हैं. तो आप याद रखें कि पूरे लाइफ इन द यूके टेस्ट में एक ही इस तरह का क्वेश्चन होगा कि जिसमें किसी भी पोइट्री की लाइंस पूछी जाएंगी. ठीक है, और वो उसको कहते हैं सॉनेट है. तो आपने बस 14 लाइंस 14 लाइंस याद रखना है. ठीक है, अगर सवाल हो कितनी लाइंस होती हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आपको 14 का याद रखना है. देखें, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली ये सही हो जाएगा. फिर पैराडाइज लॉस्ट जो है वो जॉन मिल्टन ने लिखी हुई है. Other poets including William Wordsworth were inspired by nature. तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको पता होगा, नेचर डैफोडिल्स इसने लिखी. सर वॉल्टर स्कॉट wrote poems inspired by Scotland. एंड और देखें, वॉल्टर स्कॉट में के नाम में भी स्कॉट आता है, तो इसने स्टोरीज भी स्कॉटलैंड के बारे में लिखी हैं. ट्रेडिशनल स्टोरीज इन सॉन्ग्स एंड बॉर्डर्स ऑफ स्कॉटलैंड, इंग्लैंड. ही wrote novels, okay, which are set in Scotland. Poetry was very popular in the 19th century with poets such as William Blake, John Keats, Lord Byron, Percy Shelley, Alfred Lord Tennyson, Robert and Elizabeth Browning. तो ये जो 19th century के poets हैं ये हैं सारे. ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं कि 19th century का कहा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि 4 poets के नाम दिए गए और पूछा जाए कि ओके 19th century के जो इसमें से 2 poets हैं उनको टिक कर दें. Later, many poets, for example, Wilfred Owen and Siegfried Sassoon, were inspired to write about their experience in the First World War. अब आपको ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, इसको मैं टिक भी करता हूँ. ये 2 लोग थे, चूँकि रिसेंट है, इस वजह से इनके बारे में क्वेश्चन आता है कि विल्फ्रेड ओवन और सीजफ्राइड सैसन, ये दोनों फौजी थे, सोल्जर थे, और जो वर्ल्ड वॉर में ये 1 में
हिस्सा लिया तो फिर उन्होंने जो तबाहियाँ और जुल्म और जबर और कत्ल व गारत देखी उसकी बेस पर उन्होंने शायरी की है, तो इस वजह से बड़े मशहूर हैं। इनका थीम ही वॉर है। So more recently poets such as Sir Walter de la Mare, John Masefield, Sir John Bettman and Ted Hughes, ये recent poets हैं आजकल के, ठीक है, इनके नाम भी आपको याद रखने चाहिए। Right. Some of the best known poems are buried. Some of the best known poets are buried and commemorated in Poets Corner in Westminster Abbey. Westminster Abbey जो है वो सेंट्रल लंदन में बहुत बड़ा चर्च है, ठीक है, और उसके चर्च यार्ड में जो ये बड़े बड़े नाम हमने शायरों के पढ़े हैं, ये ज़्यादातर वहाँ पे दफन हुए हैं, उनकी कब्रें वहाँ पे हैं। ओके, अब ये यहाँ पे हमारे पास इन शायरों के काम, ये पोइट्री है कुछ, ठीक है। अब जैसा ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम है, और फिर उसके बाद ये लॉर्ड बायरन की शी वॉक्स इन ब्यूटी पोएम है, और उसके बाद ये आप देख लें कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल से है, और उसके बाद ये विलियम ब्लेक की टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट है, और विल्फ्रेड ओवन की ये यहाँ से। इनके बारे में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आए तो ये यूं आएगा, फॉर एग्जांपल आएगा कि टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, ये लाइंस कौन से शायर की पोइम से हैं, ठीक है। तो आपको फिर उसका विलियम ब्लेक चूज करना है, ठीक है। उसके बाद हम लेजर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेजर मीन्स के फालतू टाइम में क्या एक्टिविटीज होती हैं। गार्डनिंग जो है कि वो एक बहुत ही बड़ा इसमें है फैक्टर। A lot of people have gardens at home and will spend their time looking after them. Some people rent additional land called allotment where they grow fruit and vegetables. तो ये allotment के बारे में क्वेश्चन आता है, और ये इस आता है कि जो एडिशनल लैंड फ्रूट और वेजिटेबल्स के ग्रो करने के लिए की जाती है, हायर की जाती है काउंसिल से, उसको क्या कहते हैं। तो आपके ऑप्शंस में allotment होगा, उसको आपने चूज करना है। Gardening in flowers shows a range of major नेशनल एग्जीबिशंस। ओके, इसके बारे में हम अभी आगे नहीं पढ़ते। ओके, अब यहाँ पे कुछ मशहूर गार्डन्स हैं जो कि आपने इसके बारे में डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। There are famous gardens to visit throughout the UK. Number 1, including Kew Gardens and Sissinghurst and Heathcote in England. अब ये चारों कंट्रीज के सबसे मशहूर गार्डन्स के यहाँ पे नाम आएंगे, ठीक है। ये इंग्लैंड के तीन हो गए, क्रेट्स कासल एंड इन Envery Castle in Scotland, ये उनके gardens, Borden Gardens in Wales and Mount Stewart in Northern Ireland. तो ये आपको ये चार कंट्रीज के गार्डन्स हैं बहुत मशहूर, और उनके नाम हैं, ठीक है। अब जैसा कि पहले हमने बताया था कि चार कंट्रीज हैं, ठीक है। आपने चार का फिगर बहुत अच्छी तरह याद रखना है। चार कंट्रीज हैं, चार उनके कैपिटल्स हैं जो हमने पढ़े थे, उसके बाद चार उनके फ्लैग्स हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद चार उनके नेशनल फ्लावर्स हैं, हर एक कंट्री का अपना अपना फ्लावर है, और आगे चल के हम पढ़ेंगे कि उनके चार फूड्स भी हैं, ठीक है, या पता नहीं पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हर एक कंट्री का अपना। इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर रोज है, स्कॉटलैंड का नेशनल फ्लावर थिसल है, वेल्स का नेशनल फ्लावर डैफोडिल्स है, और नॉर्दर्न आयरलैंड का नेशनल फ्लावर शैमरॉक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये जो शॉपिंग से रिलेटेड है ये तो आई थिंक मेरे से बेहतर आप ही जानते हैं, लेकिन इसको हम जल्दी से यूं पढ़ लेते हैं। There are many different places to go shopping. Most towns have central shopping area which is called the town center. ये जो हम टाउन सेंटर कहते रहते हैं ना कि हम टाउन सेंटर जा रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, प्राइमार्क जा रहे हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर, तो ये जो किसी भी शहर के अंदर, टाउन के अंदर जो मेन एरिया होता है जहाँ पे एक बड़ा शॉपिंग सेंटर होता है उसको टाउन सेंटर कहते हैं, ठीक है। Okay, most shops in the UK are open 7 days. ये true false में आता है, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। Most shops in the UK are open 7 days a week, although trading hours on Sunday and public holidays generally are reduced. ये बहुत important है, ठीक है। और कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि most shops in the UK are not open 7 days a week, और most ज़्यादातर लोग इसको true कर देते हैं और समझते हैं कि हाँ संडे को तो बंद होती हैं। बंद नहीं होती ज़्यादातर शॉप्स, उनके आवर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। So most towns have markets 1 or 2 days where stallholders sell variety of goods. फिर एक आध दिन मार्केट्स भी लगती हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि सब्जियां बिकती हैं, लोग अपने मोबाइल फ़ोन के कवर ले आते हैं, वो बेचते हैं, सारा इस तरह की चीज़ें। ओके, उसके बाद कुकिंग एंड फूड। मैनी पीपल इन द यूके एंजॉय कुकिंग, दे ऑफन इनवाइट। ओके, हम नेक्स्ट लेसन में फिर कुकिंग से रिलेटेड चीज़ पढ़ेंगे। आज का लेसन
थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन उसमें ज़ाहिर हमने बहुत सारा चीज़ भी कवर किया है। तो यहाँ पे आपने वीडियो को रोक के इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ये क्वेश्चन आज के लेसन के ऊपर हैं और इनके आंसर करने हैं और फिर चेक करने हैं कि आपने ये ठीक किए या नहीं किए। तो अगर आपके जहन में कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका आपका आंसर करूँगा। ठीक है, तो अगले लेसन में बात करते हैं फिर। ओके, बाय।